नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी की कस्टडी में है मनीष सिसोदिया, जिनकी आज पेशी होगी, सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर, जहां दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी की कस्टडी में इस वक्त है, उनसे पूछताछ चल रही है आबकारी नीति को लेकर, और इसी के चलते आज ये महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई। मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होगी। उनकी रिमांड और ज्यादा बढ़ेगी या जमानत को लेकर क्या फैसला दिया जाता है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, ये महत्वपूर्ण रहेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर आज सुनवाई निर्धारित है। तो दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी की कस्टडी में है फिलहाल मनीष सिसोदिया, जिनकी आज जमानत को लेकर सुनवाई होगी। तो लगातार पूछताछ जारी है मनीष सिसोदिया से। वो रिमांड में है। ईडी की आबकारी नीति में बड़े फर्जीवाड़े का उन पर आरोप है और इसी के चलते वो ईडी के रिमांड में है, लेकिन आज उनको पेश किया जाना है। इस पूरे मामले पर सुनवाई है। क्या कुछ होता है ये खास रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। पीयूष, क्या कुछ जानकारी। देखिए, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्या कुछ होने की संभावना। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। चूंकि मनीष सिसोदिया अभी भी ईडी की कस्टडी में है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ईडी वाले मामले में 20 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इसके बाद 20 मार्च के बाद भी कई बार उनकी पेशी हो चुकी है। हालांकि उसमें सीबीआई वाले मामले में उनकी पेशी हुई थी। ऐसे में ईडी वाले मामले में स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सिसोदिया की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। तो निश्चित रूप से आज जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पे क्या कुछ दलीलें दी जाती है। क्योंकि ईडी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था और कई डेटा को कहीं ना कहीं उनको निकालना है, यानी कि रिकवर करना है, और रिकवर ईडी ने किया भी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया से और भी पूछताछ करनी है, सवाल पूछने हैं। और लगातार आप देखिए, सीबीआई के मामले में बात करें या ईडी के मामले में बात करें, लगातार यही केंद्रीय एजेंसियां यही दलील दे रही है कि अगर मनीष सिसोदिया कस्टडी से बाहर आते हैं या जो अभी न्यायिक हिरासत में है वहां से बाहर आते हैं, तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई तो लगातार यही हवाला मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार दिया जा रहा है कि जब भी केंद्रीय एजेंसियों ने उन्होंने जांच की है, वो जांच में उन्होंने सहयोग किया है, कहीं भी भागे नहीं है। जितने भी दस्तावेज जो ईडी या सीबीआई को बरामद करने थे या डिजिटल गैजेट बरामद करने थे, वो बरामद कर चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अब जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहता है। बिल्कुल। और देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया के लिए सड़कों पर भी उतरी और ये कहा गया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया की कोई गलती नहीं है। तो आज जब सुनवाई है इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आज पूरे दिन। बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी नजर आई थी, आपने देखा होगा कि सड़कों में प्रदर्शन तक किया गया। मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई दफ्तर या ईडी दफ्तर जाने की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस दौरान गए जब मनीष सिसोदिया की पेशी होनी थी। उसके बाद बैक टू बैक 3 से 4 दिनों तक एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं लगातार सुनवाई चुकी हो रही है। तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी जरूर है, लेकिन उस तरीके से आक्रामक रूप से नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से बयानबाजी शुरुआती दौर में निकल कर आती थी, चाहे संजय सिंह की बात करें या तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें। ऐसे में चूंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो निश्चित रूप से कोर्ट के मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता है। और आज सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो देखना होगा कि खासतौर पे मनीष सिसोदिया की ओर से क्या दलील दी जाती है, क्या पुराने जो दलीलें दी जाती रही हैं मनीष सिसोदिया की ओर से, उसमें परिवर्तन होता है कुछ, या फिर से वही बातें दोहराई जाती हैं कि मनीष सिसोदिया ने हमेशा जांच में सहयोग किया है, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है। ये सब तमाम बातें मनीष सिसोदिया द्वारा लगातार कही जाती रही हैं। आज देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें राउज एवेन्यू कोर्ट में दी जाती है। और सबसे खास बात है कि ईडी इस पूरे मामले में क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट में कहती है, क्योंकि ईडी को बताना होगा कि अब तक मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ पूछताछ हुई है, मनीष सिसोदिया से क्या कुछ पूछताछ हुई है, और अगर पूछताछ करनी है तो और कितने दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना है। तो ये सब सारी दलीलें सुनने के बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट कहीं ना कहीं अपना जो फैसला है वो देगा।
बिल्कुल ठीक है, आप सुनवाई पर नजर रखिएगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, जहां वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में होंगे शामिल। चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 795 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। आज 11 बजे ये विशेष कार्यक्रम, 795 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी के साथ शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन भी किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आज इस बड़े कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जहां वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आज आयोजन किया गया है। बड़े स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए आज ये बड़ा कार्यक्रम है, आज वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर क्या तैयारी लोक भवन में की गई है? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि रोजगार देने को लेकर के नए कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन वो पारदर्शी तरीके से, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस के तहत सारी भर्तियां होंगी। निश्चित तौर पर उसका नतीजा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम पिछली सरकारों में देखा गया भर्तियां निकलती थी, लेकिन वहां पहले से आवंटन होता था कि मंत्री कोटे की इतनी भर्तियां रहेंगी, विधायक के कोटे की ये रहेगा, सारे अधिकारियों के हिस्से में इतनी जाएंगी। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में इस तरीके की समस्याएं खत्म हो गई हैं। जो हकदार है उसको उसका हक मिल रहा है सीधे तौर पर। यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो है 795 भर्तियां निकली थी, जिनका अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है। और उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। ये जो अभ्यर्थी हैं तमाम विभागों से जुड़े हुए हैं, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे आबकारी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, या फिर तमाम अन्य विभाग की बात करें। इस दौरान तमाम जो मंत्री होंगे वो मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस दौरान जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहेंगे, आबकारी मंत्री जो है नितिन अग्रवाल रहेंगे। तमाम लोग मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे लोक भवन में इन चयनित अभ्यर्थियों को, 795 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम है और इसके जरिए संदेश जब भी देखिए अश्विनी देने का प्रयास होता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हैं कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ मिशन रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। युवाओं को कहीं ना कहीं धैर्य रखने की एक बड़ा संदेश भी वो देते हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में, जब 2017 में योगी सरकार शुरुआत हुई थी, तभी से उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी। अभी हाल ही में देखा गया था, पिछले साल ही टीईटी की एग्जाम कैंसिल पेपर आउट हुआ था, तत्काल प्रभाव से पेपर कैंसिल किया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही दोबारा से पेपर कराया गया था। ऐसे में जो लोग इन चीजों में लिप्त रहते हैं, जो नकल माफिया हैं, उनके हौसले पस्त हो गए। एसटीएफ लगा करके जांच कराई गई, तमाम लोगों को जेल भेजा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट होते थे वो लगातार टूट रहे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो उसके हकदार हैं, उनको हक मिल रहा उनका है। जब कार्यक्रम इस तरीके के होते तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की नीति और रीति के बारे में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्लान, डेवलपमेंट प्लान क्या है, उत्तर प्रदेश का रोजगार प्लान क्या है, आने वाले समय में क्या कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इन तमाम चीजों का जिक्र युवाओं के सामने करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना, लगातार मंचों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य युवा है, और युवा जितना सशक्त होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उतनी ही ताकतवर उत्तर प्रदेश होगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज फिर एक बार मुख्यमंत्री जिन अभ्यर्थियों को चयन पत्र देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, और उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विजन है वो उनके सामने रखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज गाजियाबाद का दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में बैठक करेंगे। विभागों की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये खास दौरा गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जिस दौरान वो बैठक भी करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में बैठक होगी।
विभागों की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसी के साथ महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी अपडेट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज खास गाजियाबाद का दौरा, पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक के जरिए निर्देश दिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में बैठक होगी। तमाम जो विकास परियोजनाओं से जुड़ी हुई बैठकें हैं और इसी के साथ विभागों की समीक्षा बैठक भी क्योंकि वो करेंगे तो जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से संचालित हो रही हैं, उनमें कितनी गति के साथ काम किया जा रहा है, इसका भी मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद का दौरा, पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और इस बैठक के जरिए कई खास निर्देश डिप्टी सीएम की तरफ से दिए जाएंगे विभागों को लेकर, क्योंकि वो समीक्षा करने वाले हैं। तो जो विकास कार्य हो रहे हैं या आने वाले समय में जो विकास कार्य करने हैं उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी उन्हें करना है कि किसी भी तरीके से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो, इसको लेकर सुनिश्चित करने का प्रयास भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्थलीय निरीक्षण के दौरान करते नजर आएंगे। इसी के साथ महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये बड़े और खास कार्यक्रम निर्धारित हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उनके गाजियाबाद दौरे के दौरान। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम का गाजियाबाद का दौरा है, बड़े कार्यक्रम है, बड़ी बैठकें हैं, स्थलीय निरीक्षण करना है विकास योजनाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज गाजियाबाद से पहुंचेंगे वो केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद सबसे पहले वो 37 परियोजनाओं की जो है निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो जो है गाजियाबाद में जो एक सम्मेलन है उसमें जाएंगे और वहां से निकाय चुनाव को पूरी तरह से उसको आग देंगे कि किस तरह से निकाय चुनाव होना है। इसी बीच जो उनके साथी हैं उनसे भी बातचीत होगी, तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो निकाय चुनाव को लेकर होने वाला है और इसी निकाय चुनाव के चलते जो है ये पूरी बैठकें हो रही हैं और ऐसे में जो सौगात वो गाजियाबाद को देने वाले हैं उनमें उनके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और उन कार्यकर्ताओं से जब बैठक होगी तो निकाय चुनाव को लेकर भी इस पर बातचीत होनी है और इसके बाद महर्षि कश्यप की जयंती एक सम्मेलन में पहुंचेंगे और वहां से गाजियाबाद में जो मल्टी लेवल नेशनल पार्किंग जो बनने वाली है उसका निरीक्षण करेंगे और फिर वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए खास बैठक है तो इस बैठक में विभागों की बताया जा रहा है समीक्षा भी होगी। जितेंद्र, तो कौन कौन से विभाग इसमें शामिल रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सिंचाई विभाग है और तमाम ऐसे विभाग हैं जो ग्रामीण उद्योगों को से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं पर सबसे ज्यादा बैठकें होनी है क्योंकि वो ऐसी बैठकें हैं, ऐसे विभाग हैं जिससे लोग सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं और लोगों को सीधे तौर पर उससे फायदा भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं और इन्हीं विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत होनी है। जी बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, नजर रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, सपा का देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल से होगी। यात्रा की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से होगी और यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो 14 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रयास किया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर भी, 2024 को लेकर भी, और इसी के चलते देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी। प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी और इसको लेकर तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर इस यात्रा की शुरुआत हो रही है।
तो यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सपा का देश बचाओ देश बनाओ, ये बड़ा यात्रा जो है इसकी शुरुआत हो रही है। 14 अप्रैल से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है उस दिन, और उसी दिन से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रयागराज से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाएंगे। इसके माध्यम से समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेगी। लखनऊ में अब मकान बनाना महंगा होगा। 20% बढ़ेगा मानचित्र शुल्क। एलडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। लेआउट पास कराने के लिए विकास शुल्क बढ़कर 2245 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा। 10 अप्रैल को एलडीए की बोर्ड बैठक में से मंजूरी मिलेगी। 5 साल बाद मानचित्र शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है एलडीए। इससे पहले 2019 में मानचित्र शुल्क बढ़ाया गया था। मानचित्र शुल्क बढ़ाने से 20% नक्शा पास कराने में अधिक शुल्क देना होगा, तो घर बनाना अब महंगा पड़ेगा। 10 अप्रैल को एलडीए की बोर्ड बैठक में से मंजूरी मिलेगी। 5 साल बाद मानचित्र शुल्क बढ़ाने की तैयारी में एलडीए लगा हुआ है। मानचित्र शुल्क बढ़ाने से 20% नक्शा पास कराने में अधिक शुल्क देना होगा। तो मानचित्र शुल्क बढ़ाने से 20% नक्शा पास कराने में अधिक शुल्क देना होगा। और इसी के साथ जिनका सपना है कि वो मकान बनाए खुद का, अब वो थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि 20% मानचित्र शुल्क बढ़ेगा। तो एलडीए बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसको लेकर बड़ी तैयारी है। 20% नक्शा पास कराने में अधिक शुल्क देना होगा। लेआउट पास कराने के लिए विकास शुल्क बढ़कर 2245 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। 10 अप्रैल को खासतौर से एलडीए की बोर्ड बैठक होगी और इसी को लेकर इसको मंजूरी दी जाएगी। तो 5 साल बाद मानचित्र शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है एलडीए। तो राजधानी लखनऊ में जो घर बनाना चाहते हैं अब उनको 20% ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। मानचित्र शुल्क बढ़ाने से 20% नक्शा पास कराने में अधिक शुल्क देना पड़ेगा। तो 20% बढ़ेगा मानचित्र शुल्क, जहां एलडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब घर बनाना राजधानी में महंगा पड़ेगा। एलडीए की तरफ से बैठक होगी और इस बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको झटका लगने वाला है, क्योंकि अब मानचित्र जो फीस है उसमें 20% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं सीधा इसका नुकसान जो बिल्डर होंगे, जो घर बनाना चाह रहे हैं, जो नक्शा पास कराना चाह रहे हैं, उनको होगा। अगर हाथ बात करें, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन के बीच भी अब जो एलडीए है 5 साल के बाद एक बार फिर मानचित्र का जो फीस थी, शुल्क था, उसको बढ़ाने जा रहा है। 2019 में आखिरी बार ये फीस बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद तब नहीं बढ़ी, सबके बावजूद भी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एलडीए में लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो 1 लाख खर्चा आता था पहले किसी चीज पर, अब वो बढ़कर के कम से कम 1,20,000 हो जाएगा, जिसका सीधा नुकसान जो मकान बनाना चाह रहे हैं उनको होगा, लखनऊ की जनता को होगा। जी 5 साल बाद देखिए मानचित्र शुल्क बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, तो ऐसे में अब जो शुल्क बढ़ने जा रहा है इस बैठक के जरिए प्रस्ताव पर 100% बताया जा रहा है आपकी तरफ से भी कि इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, राजस्व बढ़ोतरी के लिए तमाम कदम एलडीए की ओर से उठाया जा रहा है, जिसमें से एक है ये है 10 अप्रैल को जो है एलडीए बोर्ड बैठक होनी है, और बोर्ड बैठक में पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए, क्योंकि राजस्व जुड़ा मामला है। क्योंकि पहले से कहा जा रहा है कि एलडीए के पास पैसे की कमी है, जिसकी भरपाई कहीं ना कहीं वो तमाम मदों से करना चाहता है, जिसमें से एक ये भी मत है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, परिवहन विभाग के कई अधिकारी फंसे बहुचर्चित ओवरलोडिंग घोटाले में अफसरों पर गिरेगी गाज। एसआईटी ने जांच पूरी होने पर शासन को रिपोर्ट सौंपी है। तत्कालीन आरटीओ, एआरटीओ और अन्य पर कार्रवाई की संस्तुति। अफसरों पर सरकारी धन के गबन का आरोप।
हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों को कराया था पास। वाहनों को पास कराकर करोड़ों रुपए के राजस्व को हानि पहुंचाई थी। राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाई गई थी। एसटीएफ ने जनवरी 2020 में अवैध वसूली का मामला पकड़ा था। तो अफसरों पर सरकारी धन के गबन का आरोप है और इसी के साथ हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों को पास कराया था। तो वाहनों को पास कराकर करोड़ों रुपए के राजस्व को हानि पहुंचाई। एसटीएफ ने जनवरी 2020 में अवैध वसूली का मामला पकड़ा था। लखनऊ से अब खबर, गोमती नदी को गंदा करने का मामला। 41 साल बाद 24 लाख का जुर्माना लगा है। मामले में मोहन मिकिन लिमिटेड को अदालत ने दोषी ठहराया है। प्रदूषण नियंत्रण कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने 14 सितंबर 1982 को नमूना लिया था। अधिकारियों ने नालों से आसवानी नमूने लिए थे। तो मामले में मोहन मुकिन लिमिटेड को अदालत ने दोषी ठहराया। प्रदूषण नियंत्रण कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया। तो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने 14 सितंबर 1982 को नमूना लिया था। 41 साल बाद जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ से अब खबर, निराश्रित गौवंश को 100% संरक्षित किए जाने के निर्देश हैं। योगी सरकार प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करेगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थलीय निरीक्षण करेंगे आईएएस। प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए नोडल अफसर नामित होंगे। 5 से 7 अप्रैल तक नामित जिलों का दौरा करेंगे वरिष्ठ आईएएस। गौवंश के भरण पोषण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने आईएएस अफसरों को मॉनिटरिंग पर लगाया है। गौशालाओं का निरीक्षण कर अभिलेखों से मिलान के निर्देश हैं। आवारा पशु सड़कों और खेतों में मिलने पर कारणों को बताने के निर्देश हैं। आवारा पशुओं की समस्या समाप्त करने के लिए टीम उतरेगी मैदान में। पशुधन विभाग के अधिकारी भी लगाए जाएंगे। तो मुख्य सचिव ने आईएएस अफसरों को मॉनिटरिंग पर लगाया है। लखनऊ से अब खबर, कृषि मंत्री समेत 15 लोग हुए कोरोना संक्रमित। राजधानी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कल 15 लोग कोरोना की चपेट में आए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कोरोना संक्रमित। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे ज्यादा 6 लोग अलीगंज में संक्रमित हुए। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 70 पहुंच गई है। 60% पुरुष और 40% महिला मरीज हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तो मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे ज्यादा 6 लोग अलीगंज में संक्रमित हुए हैं। तो राजधानी में संक्रमितों की संख्या 70 पहुंच गई है। तो 60% पुरुष और 40% महिला मरीज, सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कृषि मंत्री समेत 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चिंता का विषय है ये। राजधानी में लगातार कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल 15 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और इसी के साथ लगातार मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। निवेश संग रोजगार दिलाने के लिए 2 स्तर पर होगी निगरानी। वादे से अधिक रोजगार सृजन पर मिलेगी अधिक सब्सिडी। इन्वेस्टर समिट में आए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की कवायद अब शुरू हो गई है। इसी के साथ औद्योगिक विकास विभाग ने रोजगार देने की योजना बनाई है। निवेश सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपए के लिए प्रस्ताव आए थे। तो औद्योगिक विकास विभाग ने रोजगार देने की योजना बनाई है। निवेश सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।